हेलो एवरीवन, चलिए एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। सुबह के 11 बज चुके थे और विंग के कमरे में एक धूप की बहुत ही तेज़ रोशनी आ रही थी जो कि विंग के फेस पे पड़ रही थी। विंग जो कि अपने किंग साइज बेड पे सोया हुआ था, वो बहुत गहरी नींद में था। वो इतनी गहरी नींद में था कि उसे उस तेज़ धूप की भी फिक्र नहीं थी। तभी कुछ टाइम के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब वो अपनी आंखों खोलता है तो अपने साइड में देखता है। वो वहाँ नोटिस करता है कि उसके साथ उसका लैंजन नहीं सो रहा है। वो पूरे बेड पर देखता है और रूम की तरफ देखता है। उसे कहीं पर भी लैंजन नहीं दिख रहा था। वो अपने बॉडी को थोड़ा उठाता है और बेड पे बिठाता है। वो ब्लैंकेट को खुद से अलग करता है। वो देखता है कि वो हाफ नेकेड है, यानी कि उसने अपने सिर्फ लोअर पहन रखे हैं। उसके बाद वो धीरे से बेड से उतरता है और अपने जो नाइट रोब थे जिसे उसने पहना हुआ था उसे फर्श से उठाता है और उसे वापस पहन लेता है। उसकी बेल्ट बांधता है और धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। वो लैंजन को तलाश कर रहा था कि लैंजन कहाँ है। वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था, वो मेट से भी बातें नहीं कर रहा था। वो पूछ नहीं रहा था कि लैंजन कहाँ है, और वो ना ही चिल्ला के या चीख के बोल रहा था लैंजन तुम कहाँ हो। वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे आता है। वो उसे वहाँ सुमा दिखाई देती है। सुमा उसे देखती है और कहती है मास्टर आप उठ गए, आइए आप अगर फ्रेश हो चुके हैं तो आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सुमा ऐसा कहती है और विंग उसकी तरफ देखता है और नोट करता है। वो अपने रूम की तरफ वापस जाता है। वो उधर सब तरफ देखे जा रहा था कि उसे कहीं तो लैंजन दिखे, पर उसे लैंजन नहीं दिख रहा था। वो अपने रूम में जाता है और एक कोल्ड बाथ लेता है। बाथ लेने के बाद वो रेडी होकर नीचे आता है। अभी भी उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ लैंजन को ढूंढ रही थी। वो सुमा से पूछता है कि सुमा सभी कहाँ है, साओ सिन-चैन एंड सुयंग तो कल रात यहीं रुके थे ना, एंड बोविन। और ये ऐसा कह के वो लैंजन का नाम लेने वाला था, लेकिन वो शांत हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कहता है। सुमा उसकी तरफ देखती है और कहती है हाँ, दोनों मास्टर तो बहुत ही सुबह सुबह ही यहाँ से निकल गए। वो सुबह होते ही मैंसन को छोड़ के चले गए थे, और बोविन सर वो तो रात को ही चले गए थे। विंग ये सुनता है और अपने हेड को थोड़ा डाउन कर लेता है, और फिर वो पूछने वाला था कि लैंजन कहाँ है। तभी वो डाइनिंग टेबल पे जाकर बैठता है और कहता है कि अगर ब्रेकफास्ट हो गया है तो उसे लगा देता, उसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका ब्रेकफास्ट सिर्फ और सिर्फ लैंजन ही लगाता है। वो वहाँ बैठ के था। तभी एक मेड आती है और विंग का ब्रेकफास्ट लगाने लगती है। विंग जब उस मेड को देखता है कहता है रुको, लैंजन कहाँ है, वो ब्रेकफास्ट लगाने क्यों नहीं आया, क्या उसने ब्रेकफास्ट किया है। वो ये सब काफ़ी डार्क वॉइस में कहता है। वो मेड थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है लिटिल मास्टर तो अपने कॉलेज जा चुके हैं। विंग जब ये सुनता है तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है। वो खड़ा हो जाता है। अपने कहने का क्या मतलब है, वो कॉलेज कैसे जा सकता है, वो बीमार था, इतनी जल्दी कैसे चला गया कॉलेज, उसे तो 1-2 दिन ठहरना चाहिए था। वो सुमा की तरफ देखता है और सुमा के से अपनी नज़रों से पूछ रहा होता है। सुमा उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है हमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुबह में जब मास्टर उठे तो उन्होंने कॉलेज जाने के बारे में ही कहा। वो बहुत लेट से उठे थे और उठ के वो रेडी होकर अपने कॉलेज जा रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की कि उन्हें आज नहीं जाना चाहिए और उन्हें ब्रेकफास्ट कम से कम करके जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो चले गए। इतने दिनों में हमने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा है। उन्होंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, क्योंकि वो रेगुलर आपके लिए ब्रेकफास्ट ज़रूर ही तैयार करते हैं। विंग ये सुनता है और वो अपने हेड को थोड़ा डाउन कर लेता है। वो अपने हेड पे अपनी 2 उंगलियों को ले जाता है और वहाँ अपने हेड को सहला रहा होता है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल से खड़ा हो जाता है। सुमा कहती है इस मास्टर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। तभी विंग कहता है कि उसे मन नहीं है। वहाँ से उठता है और अपनी कार में जाके बैठ जाता है। वो कहता है कि उसे ऑफिस लेके चलो। पूरे कार में विंग बिल्कुल साइलेंट था। वो ऐसे भी नॉर्मली साइलेंट ही रहता है, लेकिन ये साइलेंस बहुत अजीब सी थी। विंग किसी गहरी सोच में था। कुछ ही टाइम में वो ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो सीधे अपने ऑफिस के कैबिन की तरफ जाता है। जब वो गुजर रहा था तो सभी वर्कर्स की नज़र उसके ऊपर थी। सभी उसे ग्रीट कर रहे थे और विंग किसी का भी जवाब नहीं दे रहा था। नॉर्मली विंग कम से कम उन सभी की तरफ नोट करता है और वहाँ से जाता है ताकि दूसरे लोगों को बुरा ना लगे, लेकिन इस बार विंग किसी को भी नोट भी नहीं कर रहा था। वो अपने कमरे में जाता है और वहाँ जाके अपने ऑफिस टेबल पे बैठ जाता है। वो एक एम्प्लॉय को बुलाता है और पूछता है कि यहाँ पर साओ सिन-चैन, सुयंग एंड बोविन क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्या वो लोग आज ऑफिस नहीं आए हैं, क्योंकि उसने आते वक्त नोटिस किया था कि उन सभी के ऑफिस खाली थे। तभी वो एम्प्लॉय कहता है कि नहीं सर, बोविन सर आए हैं, वो कुछ क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं और साओ सिन-चैन एंड सुयंग सर ने डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं, उन्होंने कहा ये आपके लिए हैं। जब विंग सुनता है तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है और कहता है जाते हुए उस
वो वर्कर को कहता है कि वो इनको उसके ऑफिस पे बुला देना। वो वहाँ से चली जाती है। विंग उस डॉक्यूमेंट की तरफ देख रहा था और सोच रहा था इसके अंदर क्या है। क्या उसके फ्रेंड ने अब नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया है? क्या इसके अंदर उनका रिज़ाइनिंग लेटर होगा? विंग ये सब सोच रहा था और उसे काफ़ी हेडेक फील कर रहा हो रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसके कैबिन के बाहर खड़ा है। वो कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब विंग नहीं सुनता है तो वो आवाज़ को पहचान जाता है। ये साउथ सिंचन की वॉइस थी। वो तुरंत अपना सर उठा के उस डोर की तरफ देखता है। वो कहता है हाँ, तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब ऐसा कहता है तो साउथ सिंचन अंदर आ जाता है। वो स्माइल करते हुए आता है और विंग की तरफ बढ़ता है। विंग उसे देखता है और कहता है साउथ सिंचन, ये सब क्या है? क्या तुम नौकरी छोड़ रहे हो? ये किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स है और ये दो क्यों है? क्या सुयंग आज ऑफिस क्यों नहीं आया है? जब वो ऐसे हिचकते हुए पूछ रहा था तो साउथ सिंचन बताता है कि पहले तो तुम काम डाउन हो जाओ, और दूसरी बात, सुयंग ऑफिस इसलिए नहीं आया है क्योंकि वो बीमार है, और मैं भी ऑफिस इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका ख्याल रखना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारी नौकरी को छोड़ने के नहीं है, हमें कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, इसीलिए ये है। तो तभी विंग कहता है अगर तुम लोगों को छुट्टी चाहिए तो तुम्हें इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम तो इसी तरह छुट्टी ले सकते हो। क्या मैंने कभी तुम लोगों को रोका है? जब वो ऐसा कहता है तो साउथ सिंचन कहता है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि मुझे नियमों को फॉलो करना चाहिए। अगर मैं नियमों को फॉलो करूँगा तो दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे। विंग कहता है कि तुम यहाँ के शेयर होल्डर है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साउथ सिंचन सुनता है और मुस्कुराता है। वो कहता है कि ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है कि रुक जाओ। वो अपनी चेयर से उठता है और साउथ सिंचन की तरफ बढ़ता है और कहता है साउथ सिंचन, कल मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, मैं अपने होश में नहीं था। तभी साउथ सिंचन कहता है कि हाँ, मुझे पता है तुम अपने होश में नहीं थे। अगर तुम होश में होते तो वैसी हरकतें नहीं करते, और अगर तुम होश में होते और इस तरीके की हरकतें करते तो मैं तुम्हें होश में रहने नहीं देता। तुम जानते हो ना मेरा पंच कितना स्ट्रांग है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार पहले भी पंच मारा है। विंग ये सुनता है और कहता है साउथ सिंचन, मैं शर्मिंदा हूँ, कल मैंने जो भी किया। साउथ सिंचन सुनता है, कहता है कल की बातें अब छोड़ दो। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे तो पता नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रिलेशन 10 सालों से भी ज़्यादा का है। तुम जानते हो हमारे बीच ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं हो सकती जो उस 10 साल के गहरे बॉन्ड को तोड़ सकती है। वो ऐसा कहता है और विंग के कंधे पे हाथ रखता है। पर वो कहता है कि पर मुझे लगता है कि तुम्हें किसी के सामने ज़रूर अपोलोजाइज़ करना चाहिए। विंग सुनता है और समझ जाता है वो किसकी बात कर रहा है। वो नोट करता है। तभी साउथ सिंचन कहता है कि मुझे जाना चाहिए, सुयंग को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, और वो उस कैबिन से बाहर जा रहा होता है। तभी विंग कहता है कि सुयंग को क्या हुआ है साउथ सिंचन? क्या वो ठीक है? क्या मैं उससे मिलने आऊँ? जब वो ऐसा कहता है तो साउथ सिंचन मुस्कुराता है, कहता है कि नहीं, अब 1 हफ्ते बाद ही उससे मिलने आना। विंग को समझ नहीं आता कि साउथ सिंचन क्या कह रहा है। तभी साउथ सिंचन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम अब एक अंकल बनने वाले हो। मुझे पता है कि तुम एक अंकल पहले से हो, लेकिन तुम अब मेरे बच्चों के अंकल बनने वाले हो। विंग सुनता है और वो काफ़ी स्माइल करने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका फ्रेंड अब फादर बनने वाला है। तभी वो उसकी तरफ देखता है और उसे हक करके कहता है साउथ सिंचन, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें। साउथ सिंचन सुनता है और मुस्कुराता है, कहता है कि हाँ, हमें भी कल ही पता चला था। और वो कहता है कि हाँ, 1 हफ्ते बाद हम मैरिज कर रहे हैं और जल्द ही तुम्हें उस मैरिज की वेडिंग इनविटेशन तुम्हें मिल जाएगी। तुम लैंजन को लेकर ज़रूर आना मैरिज में। विंग सुनता है और मुस्कुराता है। साउथ सिंचन कहता है कि मुझे अब उसका ख्याल रखना है, मुझे जाना चाहिए। वो ऐसा कहता है और विंग कहता है कि हाँ, और वो वहाँ से चला जाता है। विंग अपने कैबिन में बैठ जाता है और वो बोविन का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ ही टाइम में बोविन के पास वो सेक्रेटरी जाके बताती है कि बोविन सर आपको विंग सर बुला रहे हैं। वो इन्हें सुनता है और कैबिन की तरफ जाने लगता है। वो आता है, कैबिन पे नॉक करता है और कहता है मैं कम इन सर। जब वो ऐसा कहता है तो विंग कहता है तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें सर भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी लाउड वॉइस में से कहता है। वो इन्हें सुनता है, अपने हेड को डाउन करता है और वो दरवाजे को खोल के अंदर आ जाता है। वो आके कुछ फाइल्स विंग के टेबल पर रखता है और विंग से कहता है सर आपने मुझे बुलाया था। विंग फिर से कहता है तुम्हें मुझे सर करने की ज़रूरत नहीं है। वो विंग सुनता है और नोट करता है, कहता है कि विंग तुमने मुझे बुलाया था। विंग सुनता है और स्माइल करता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और वहाँ पर जाके बोइन के सामने खड़ा हो जाता है। वो उसे एक डीप वो करता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि आई एम बोइन, कल मैंने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कल मैं अपने होश में नहीं था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम रियली 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 सॉरी। जब वो ऐसा कहता है तो वो विंग तुरंत उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे सही से खड़ा करते हुए कहता है तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना। मैं आपको बहुत ही पहले से जानता हूँ और हमारी फ्रेंडशिप वो भी बहुत पहले से है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है।
विंग सुनता है और अपने एक हाथ में एक वार्मथ फील करता है कि उसके फ्रेंड्स उससे कितना प्यार करते हैं। उसने कल उस सभी के साथ इतनी बदतमीज़ी की, इसके बावजूद उन्होंने उसे माफ़ कर दिया, उससे सवाल नहीं किए, यहाँ तक उससे माफ़ी भी मांगने की ज़रूरत नहीं फील करने दी। अगर कोई और होता तो अब तक ये कंपनी छोड़ कर चला जा चुका होता। वो जानता है इन सभी के अंदर कितना टैलेंट है और उन सभी के टैलेंट की वजह से ही विंग आज इस मुकाम पे है। उन्हें कितनी ही कंपनीज़ ने कई बार ऑफ़र किया, लेकिन उन लोगों ने उसे कंपनीज़ के ऑफ़र्स को नहीं अपनाया और ठुकरा दिया और विंग के साथ जुड़े रहे। उसे पता है कि बोविन, साओसिंचन और स्विंग उनकी लाइफ में क्या मैटर करते हैं। वो अपनी टीयरी आई से बोविन की तरफ देखता है और उसे हक करता है। बोविन कहता है कि अब बस भी करो। वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए, कुछ क्लाइंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। विंग सुनता है और नोट करता है। वो अपने चेयर पे जाके बैठ जाता है वापस से और एक कॉल करता है। कॉल करने के बाद वो पूछता है कि लैंडन क्या कर रहा है। जब ऐसा पूछता है तो दूसरे साइड का पर्सन कहता है कि सर सुबह के 10 बजे अपने कॉलेज पहुंच चुके थे और वो अपने फ्रेंड से मिलके अपने क्लासेस को कर रहे हैं। विंग कहता है कुछ अनयूजुअल तुम्हें लगा? तभी वो पर्सन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा है। विंग ये सुनता है और फ़ोन को कट कर देता है। वो अपने कुछ ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स लेता है और वो अपने कुछ वर्क्स को कंप्लीट कर रहा होता है, लेकिन वो अपने वर्क पे ध्यान नहीं लगा रहा होता है। उसे कल रात की सभी मेमोरीज याद आ रही थी। उसका सर दुख रहा होता है। वो फाइल को उठाता है और फेंक देता है अपने वो ऑफिस के एक वॉल पे और अपने हेड को डाउन कर लेता है और अपने हेड को उस टेबल पे रख लेता है। वो अपनी आंखों को बंद करता है और वो दोबारा से सोने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर लैंजन, जो कि सुबह के 10 बजे अपने कॉलेज पहुँच चुका था, वो अपने कॉलेज में एंट्री लेता है और वो अपने क्लासेस की तरफ जा रहा होता है। उसके फेस पे एक अलग सा ही एक्सप्रेशन था, ना वो खुश दिख रहा था ना वो दुखी दिख रहा था। वो धीरे धीरे करके अपने कॉलेज पे क्लास की तरफ जा रहा होता है। तभी वो किसी को नोटिस करता है कि कोई उसके तरफ आ रहा है। वो नीहुशैन था। नीहुशैन जल्दी से वांगजी के पास आता है, वांगजी के हैंड्स को पकड़ता है और कहता है वांगजी तुम कैसे हो? मैंने कुछ सुना है, क्या वो सच है? मैंने सुना तुम्हारा कोई किडनैप करके लेके चला गया था, तुम मिल नहीं रहे थे, कल अनाउंसमेंट हो रही थी, पूरे कॉलेज में इसी बात के चर्चे हो रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ था तो तुम क्या कर रहे हो आज कॉलेज में? तुम आज कॉलेज ही क्यों आए? जब वो ऐसा कह रहा था, वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वो ऐसा कह के वहाँ से चलने लगता है। न्यूशान उसके हाथों को पकड़ता है और वो दोनों हाथों को पकड़ के अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। न्यूशान ये नोटिस करता है कि वांगजी के गले पे एक मार्क है जो कि एक बाइट मार्क लग रहा है। वांगजी कुछ अलग लग रहा था उसे। वो उस वक्त उससे कुछ नहीं पूछता है और अपनी क्लासेस की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर कॉलेज का एक बॉय जब उन दोनों की तरफ देखता है तो वहाँ से वो दौड़ लगाता है। वो भागते हुए जाता है, जुजैंग के पास भागते हुए जाता है और कहता है जुजैंग सीनियर, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी क्यूटी पाई आ चुकी है। हाँ, तुम्हारा क्यूटी पाई आ गया है। जब वो जुजैंग सुनता है तो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो बैठ के कुछ सोच रहा था, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड की बात सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है और कहता है मेरा क्यूटी पाई आ गया। वो वहाँ से बहुत लंबी दौड़ लगाता है और वो भागते हुए अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वहाँ देखता है जहाँ पर न्यूशान और वांगजी अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ रहे थे। वो भागते हुए जाता है और वांगजी को जोर से जाके हक कर लेता है। उसने इतनी जल्दी जाके और इतनी टाइटली वांगजी को हक किया था कि वांगजी एक पल के लिए स्टंट रह गया था कि इतनी जल्दी उससे आगे कौन टकरा गया है। वांगजी कुछ टाइम के लिए तो स्टंट रह गया था, लेकिन फिर वो अपने होश में आता है। वो जुजैंग को धक्का देके अपने से अलग करता है। कहता है ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे टच मत किया करो, मुझे किसी का भी टच पसंद नहीं है। वो ये सब काफ़ी गुस्से में कहता है। जुजैंग सुनता है और उसे समझ में आता है, उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है। वो उसे थोड़ा सा दूर होता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं बस एक्साइटेड हो गया था। कल तुम्हें क्या हो गया था? हम बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। तभी लैंडन कहता है क्या मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरे लिए परेशान हो? और तुम परेशान थे तो तुम मुझे आके क्यों कह रहे हो? तो तुम्हारी परेशानी थी। लैंसन ये सब काफ़ी रूडली उससे कह रहा था। जुजैंग सुनता है और अपने हेड को डाउन कर देता है और वो कहता है आई एम सॉरी। वो ऐसा बहुत ही लो वॉइस में करके और बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चला जाता है भाग के। जब ये सब न्यूशान देखता है तो वो वांगजी की तरफ देखता है। कहता है वांगजी ये बात करने का क्या तरीका है? वो हमारा फ्रेंड है, तुम ऐसे कैसे उससे बात कर सकते हो? वांगजी ये क्या था? वो ऐसा कहता है और वांगजी का हाथ छोड़ा के जुजैंग के पीछे पीछे भागने लगता है कि वो जुजैंग को हर्ट हो गया होगा शायद। वांगजी उन दोनों की तरफ देखता है और वो अपने हेड को थोड़ा डाउन कर लेता है। उसे भी बुरा लग गया था, उसे पहले से ही पता था, जो उसने सबको बता दिया था
चाहे वो न्यूशन था ये हो या तो जुचांग हो। उसने जुचांग को क्लियरली ये कहा था कि उसे पसंद नहीं है कि कोई भी अल्फ़ा उसे टच करे या उसकी इजाज़त के बगैर उससे किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाए। जुचांग इस बात को समझता था और उसने कभी भी वांग जी को कभी भी टच करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज उसने ऐसी हरकत की थी। वांग जी समझ रहा था जुचांग की फीलिंग्स को कि जुचांग शायद उसके लिए वरीड था, इसीलिए उसने किया हो, लेकिन वांग जी की भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग थी। वो क्लासरूम के अंदर जाता है, वहाँ देखता है कि सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वो क्लासरूम में जाके एक बेंच पे जाके बैठता है, जो वो रेगुलर उसी बेंच पे बैठा करता था। वो वहाँ पर अपने बैग्स को रखता है और अपने हेड को डाउन कर लेता है। अपने हेड को डाउन करके वो अपने आंखों को बंद करता है और कुछ सोच रहा होता है। यहाँ पर जुचांग भाग के कैंटीन आ चुका था। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। सभी ने देखा था कि किस तरह वांग जी ने उसकी इंसल्ट कर दी थी, जो कि कॉलेज के ओमेगास और सभी अल्फाज बीटास जो कि जुचांग के करीब आना चाहते हैं, जुचांग से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। लेकिन वांग जी ऐसा पर्सन जिसे जुचांग इतना चाहता है, लेकिन वांग जी उससे चाहने को, उसकी लाइफ को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था और आज तो वांग जी ने अजीब ही बात कर दी थी। सभी की नज़रों में लग रहा था कि जुचांग किस तरह का चिपकी पर्सन है। वांग जी उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। जुचांग को बहुत बुरा लगता है। वो कैंटीन में आके बैठ जाता है और वो एक कोल्ड ड्रिंक को पी रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर न्यूशांग भागते हुए आया है। न्यूशांग आता है और कहता है जुचांग देखो, उसके साथ कल कुछ गलत हुआ था, तुम जानते हो, इसीलिए वो शायद परेशान है, तुम्हें समझना चाहिए था। और उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता है। जुचांग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं उसे अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं भी जानता हूँ कल मैं बहुत परेशान था। मैंने कई लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, तभी मुझे पता चला कि उसके अंकल उसे बचा के लेके आ चुके हैं। पता नहीं किस गधे ने उसका किडनैपिंग कर लिया था। मुझे बहुत दुख हुआ था। कल मैं कॉलेज नहीं आया था और कल शायद तुम भी नहीं आए थे, इसीलिए हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब से मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। वैसा कह के न्यूशांग की तरफ स्माइल करता है। न्यूशांग को समझ नहीं आता ये बंदा क्या है। वांग जी ने उसकी इतनी इंसल्ट की, इसके बावजूद ये यहाँ के वांग जी के बारे में सोच रहा है। वो वहाँ से उसे देखता है। तभी जुचांग कहता है कि तुम्हें इस वक्त अभी वांग जी के पास होना चाहिए। वांग जी थोड़ा सा कमज़ोर है और वांग जी को देखा नहीं, उसका चेहरा कैसा दिख रहा था, पेल दिख रहा था उसका फेस। जाओ उसके साथ रहो, उसकी हेल्प करो। तुम यहाँ क्यों आ गए? मेरे साथ तो ये सब होते रहता है, मतलब ये सब यूजुअली मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं उसे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वांग जी को समझ सकता हूँ, गलती कहीं ना कहीं मेरी भी थी। जुचांग ये सब कहता है और स्माइल करता है। न्यूशांग ये सुनता है और जुचांग को बाय करके वहाँ से वांग जी के पास चला जाता है। वांग जी को जाकर देखता है कि वो बेंच पे अपने हेड को डाउन करके बैठ सोया हुआ है। वो वहाँ पे जाता है और वांग जी के बगल में बैठता है। उसे समझ नहीं आता कि वांग जी को आज क्या ही हो गया है। तभी वो वांग जी की गली पे वो मार्क देखता है। ये कोई अल्फ़ा बाइट नहीं है, ये बस एक लव बाइट लग रहा है। वो जानता है कि वांग जी मैरिड है तो ये सब कॉमन है, लेकिन वो सोचता है कि कल इतना कुछ हुआ होगा तो क्या उसके अंकल को वांग जी के साथ कल रात की नाइट को स्पेंड करना चाहिए? ये तो गलत है। लेकिन वांग जी ने तो बताया था उसके और उसके अंकल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वांग जी भी न्यूशन से अपनी सारी बातें शेयर किया करता था और न्यूशन को भी पता था वांग जी के बारे में सारी बातें कि उसके और उसके अल्फा के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। तभी न्यूशन उसके कंधे पे हाथ रखता है वांग जी के और कहता है वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी अपने हेड को ऊपर करता है। वांग जी की आइज़ थोड़ी सी टीयरी हो गई थी। न्यूशन उसे देखता है, कहता है तो क्या तुम मुझे बताओगे तुम किस लिए परेशान हो? तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो वांग जी, बताओ कल क्या हुआ था, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है कल जब मैं कॉलेज आया था तो मैंने देखा कि तुम नहीं आए हो। मैंने तुम्हारे घर पे कॉल किया था, तुम्हारी मदर ने कॉल उठाया था और कहा था कि तुम हीट में हो और आज कॉलेज नहीं आ पाओगे। और कल जुचांग भी नहीं आया था। मैं अपनी क्लासेस कर करके बहुत बोर फील कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं कॉलेज से बाहर चला गया क्योंकि मुझे कॉलेज में मेरी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और ना ही मुझे किसी से फ्रेंडशिप करना पसंद है। मैं बाहर था और मैंने एक बच्चे को रोड क्रॉस करते हुए देखा, वो काफ़ी परेशान हो रहा था और तभी एक बेवकूफ़ पर्सन ने मुझे किडनैप कर लिया था और मेरे अंकल ने मुझे बचाया। और फिर जब हम घर में आए थे मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था शायद। वो ऐसा कह के न्यूशन की तरफ देखता है। न्यूशन कहता है तुमने क्या किया है वांग जी? वो उसके दोनों कंधों को पकड़ लेता है और उससे पूछता है। वांग जी अब रोने लगता है और न्यूशन को हक कर लेता है। न्यूशन भी उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे बताओ वांग जी, मुझे सारी बातें बताओ, मुझे सब कुछ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब सारी बातें एक्सप्लेन करो। वांग जी कुछ बताने ही वाला था, तभी वहाँ पर वो नोटिस करता है कि क्लास में टीचर आ चुके हैं। टीचर जब एंट्री करते हैं सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। वांग जी और न्यूशन भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो उन्होंने हक करके रखा हुआ था वो दोनों टीचर के आने पर खड़े हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। न्यूशन कहता है कि मैं लंच टाइम तक तुम्हारी सारी बातें सुनना चाहता हूँ। वांग जी उसकी तरफ देखता है और नोट करता है। उस टाइम के बाद जी
और वांग जी और न्योशान अब दोनों कैंटीन में थे। न्योशान उसके कंधों पे हाथ रखता है और पूछता है, अब मुझे तुम सारी बातें बताओ कि क्या हुआ था। तभी वांग जी बताता है कि मैंने तुम्हें बताया है ना, मेरे मैरिज के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, और क्या हुआ था। न्योशान सर को नोट करता है, कहता है हाँ मुझे पता है। तभी वांग जी कहता है वो आधा सच था। जब न्योशान से सुनता है, बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुझे पूरी बात बता। वांग जी सारी बात बता देता है जितना उसे पता चला था। तभी न्योशान कहता है अच्छा तो अब तुम क्या चाहते हो वांग जी। ये वांग जी कहता है मैं अपने अंकल से प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता शादी किस हालातों में हुई थी और क्यों हुई थी, मदर ने मुझे अंकल को क्यों दिया था, उन्होंने मुझे बचाने दिया था या उनके साथ घर बसाने, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब मैं अपने अंकल से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। न्यूशन मैं उनके बगैर नहीं रह सकता हूँ। न्यूशन प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं उन्हें नहीं खो सकता हूँ। मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनके बगैर जीना अब मेरे लिए मौत के बराबर होगा। मैं उन्हें बहुत न्यूशन जल्दी से वांग जी को कंसोल करने लगता है, कहता है कि नहीं, शादी कैसे भी हुई हो, तुम दोनों की मैरिज हुई है, तुम्हारे अंकल को इस मैरिज को मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंकल सिर्फ तुम्हारे हैं। जब वो ऐसा कहता है, वांग जी उसकी तरफ देखता है और अपने हेड को हाँ में नोट करता है। वह कहता है मुझे पहले समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है। जब भी अंकल मेरे करीब आते हैं उसके बाद वो मुझसे दूर चले जाते हैं। कुछ टाइम पहले भी उन्होंने मुझे अपने करीब किया था। मुझे लगा था अब हमारी लाइफ की न्यू शुरुआत होगी, हम फैमिली बनाएंगे, लेकिन उसके बाद से वो मुझे इग्नोर करने लगे। उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया था। उस वक्त मुझे ये सब बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे उनका हर एक एक्शन, हर एक बातें समझ में आ रही है। वो न्यूशान को बताता है और कहता है और कल नाइट भी वो मेरे करीब आए थे। मुझे लगा था वो मेरे साथ अपनी रिलेशन की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि कल रात मैंने एक इनिशिएटिव लिया था। मैं उनको चाहता था, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। मैं बस इस चीज़ को कंफर्म करना चाहता था कि क्या अंकल मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे सब पता चल चुका था इस मैरिज के बारे में, और मैं जानना चाहता था कि अंकल इस मैरिज को कैसे मानते हैं। और कल के इनिशिएटिव के बाद मुझे समझ में आ गया, अंकल मुझे उस नज़र से नहीं देखते हैं, अंकल मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो मुझे अपना नेव्यू मानते हैं, वो मुझे कभी भी उस नज़र से नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब मैं क्या करूँ न्यूशन, मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ, मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ, उन्हें चाहने लगा हूँ, मैं क्या करूँ न्यूशन, बताओ मुझे। न्यूशन में सुनता है और उसे कंसोल कर वांग जी उसकी तरफ देखता है। न्यूशन कहता है तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है वांग जी, उन्होंने तुम्हें एक बार रिजेक्ट किया है, तुम्हें बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। अगर तुम अपने प्यार को पाना चाहते हो तो हर बार ट्राई करना पड़ेगा तुम्हें। वांग जी सुनता है और अपने हेड को हाँ में हिलाता है। न्यूशान उसे कुछ बातें बताता है और उसे उन सभी बातों को फॉलो करने के लिए कहता है। वांग जी ये सब सुनता है और नोट करता है। अब क्लासेस की छुट्टी हो चुकी थी। यहाँ पर विंग के ऑफिस में विंग कल रात की बातें सोच रहा था कि वो वांग जी कितने करीब चला गया था, और वांग जी अब वो उससे कैसे सारी सच्चाई बताएगा। शायद वांग जी को कुछ पता नहीं है इस मैरिज के बारे में, शायद पेंसो ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, इसीलिए वांग जी ने ऐसा कुछ किया था। वो वांग जी के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि अब वांग जी और उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वो अपने दिल में एक तरह के अट्रैक्शन महसूस कर सकता था। वो समझ रहा था कि वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कल रात के सारे इंसिडेंट्स उसे ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वो वांग जी की तरफ कितना खुद को अट्रैक्ट कर रहा है, और उसे ये सब बहुत ही डिस्कस्टेड और गलत फील हो रहा था। उसे लग रहा था ये कि क्या हो रहा है, वो कितना गंदा है कि वो अपने रिव्यू के बारे में ऐसा सोच रहा है। वो अपने आप को काफ़ी डिस्गस्टेड फील कर रहा था, अपने आप से नफरत करने की का सोच रहा था। वो कल रात की बात सोच रहा था कि वो अगर कल रात वांग जी उस बाइट मार्क्स की वजह से चीखा नहीं होता तो विंग शायद अपने होश में कभी नहीं आता। जब विंग ने कल रात को वांग जी को पीछे झाँक किया था और उसके नेक पे स्मेल कर रहा था, तभी उसने वांग जी के नेक पे एक मार्क बनाया था, और उसने इतनी तेज़ बाइट की थी कि वांग जी के मुँह से चीख निकल गई थी। और उस चीख की वजह से विंग जो कि अपने होश में नहीं था, वो एक अलग से नशे में था, वो अपने होश में आ गया था और उसे समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो उसी वक्त वांग जी से अलग हो गया था। वांग जी ने उसे खुद से अलग नहीं होने दिया और उसने उसे हक कर लिया। विंग ने उसके बाद किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया, और वांग जी और विंग उसी तरह पूरी रात हक करके सोए हुए थे। वो सोए हुए कब जागे हुए ज़्यादा थे। उन दोनों में से किसी को भी पूरी नाइट नींद नहीं आई थी। वांग जी को ये एहसास था, उसे पता चल चुका था अपने और अपने अंकल के रिलेशन के बारे में, और विंग जो कि ये जान के बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइड कर रहा था कि वो अपने नेफ्यू के साथ क्या कर रहा था और उसके दिल में क्या चल रहा है और वो अपने दिल से क्या चाहता है। वो खुद से सोच रहा था। तभी ऑफिस में किसी की एंट्री होती है। वो विंग जो कि विंग के कैबिन में आता है और कहता है कि विंग
वांग जी के कॉलेज की छुट्टी के टाइम हो गया है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मैं जाते वक्त उसे पिकअप कर लूँगा और फिर अपने घर चला जाऊँगा। विंग सुनता है और स्माइल करता है। वोइन उसे ग्रीट करके वहाँ से जा रहा था, तभी विंग पीछे से कहता है, अगर तुम्हें वो इतना ही पसंद है तो तुम उससे मैरिज क्यों नहीं कर लेते हो। वोइन सुनता है और अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। तभी विंग अपने बातों को कंटिन्यू करता है, वो एक बहुत अच्छा ओमेगा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो हर चीज़ में बेस्ट है। तुम्हें अपनी लाइफ में खुद उसे एक चांस देना चाहिए। अगर तुम प्यार करते हो तो अपने प्यार को अपने दिल में मत रखो, कम ऑन। जब वो ऐसा कहता है तो बोविन अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और अपने हेड को डाउन कर लेता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होगे कि मैं जो कि शादी के खिलाफ रहता हूँ और तुम्हें किसी भी ओमेगा के साथ नहीं जाने देता हूँ, आज इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा ओमेगा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए और ख़ुद को भी एक चांस देना चाहिए। तुम लोगों को अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और नए नए कदमों को उठाना चाहिए। वो ऐसा स्माइल करते हुए कहता है वो अब तुम्हारी एज हो रही है, तुम्हें भी घर बसा लेना चाहिए। देखो तो साओ चिन और सुयंग भी घर बसा रहे हैं। उनकी लाइफ में तो अब एक लिटिल प्रिंसेस या प्रिंस भी आने वाला है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपना घर बसाना चाहिए। जब वो ऐसा कहता है, बोविन उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे पे थोड़ा सा ब्लश आ गया था और वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी फील कर रहा था। विंग को इन सभी बातों के बारे में कैसे पता चला, विंग को उसकी फीलिंग के बारे में कैसे पता चल गया। विंग उसकी तरफ देखता है, स्माइल करते हुए कहता है, घबराओ मत, मुझे सब पता है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे किस छुपा सकते हो? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा फेस मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपा पाएंगे। तुम चाहो भी तब भी तुम मुझे अपनी बातों को जानने से नहीं रोक सकते हो। बोविन ये सुनता है और अपने हेड को डाउन करता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ वांग जी को लेने के लिए लेट हो रहा है। वो यहाँ वैसे कह के उस ऑफिस से बाहर निकल जाता है। विंग उसको देखता है, स्माइल करता है और फिर अपने हेड को डाउन कर लेता है। ओके एवरीवन, इस बात को यहीं रखते हैं। अब देखो, मेरे घर में इतने मेहमान आए हुए हैं कि वो बहुत ही शोर मचा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। वो 10-10 मिनट मेरे कमरे में आ रहे हैं और झांक रहे हैं और वो मुझसे बातें करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं रिकॉर्डिंग अच्छे से कर पा रही हूँ। मैं बहुत जगह अटक रही हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं वो मतलब ये आज या कल के अंदर ही ये सारे मेहमान चले जाएंगे, तो मुझे शायद अच्छा मौका मिले कि मैं रिकॉर्डिंग अच्छे से कर पाऊँ। थैंक यू।